नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस में लगातार पूछे जाने वाले मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होंगी जिनके आने वाले शिफ्ट में एग्जाम्स है, और अगर आपके एग्ज़ाम आज के शिफ्ट में थे तो वो आज जो क्वेश्चंस आए थे उन्हें हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। मैं आपको ये फिर से बता दूं कि आपके क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हमने आज तक जितने भी एग्जाम्स हुए उसका वीडियो हमने देखा है, उस तरीके के क्वेश्चंस को हमने देखा है, तो उसी के बेसिस पे लेकर हम आए हैं और आपके लिए और भी क्वेश्चंस। और अगर आपके जीके के क्वेश्चन चाहिए तो जीके के क्वेश्चंस हम डेली आपको टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहते हैं, जो भी आपके एमटीएस में पूछा जाता है। तो अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चंस नहीं देखा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एक प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक व्यापारी जो है अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसका उसमें 25% लाभ भी जुड़ जाता है, लेकिन वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, तो उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यापारी है जो कि अपने वस्तुओं पे मूल्य अंकित करता है। अंकित मूल्य मतलब होता क्या है, जो भी दुकानदार आप जाते होंगे दुकान में कपड़े भी खरीदते होंगे तो उस पर एक प्राइस टैग होती है, उसके बाद दुकानदार बोलता है कि हम इस पर आपको इतनी छूट देंगे। तो जो प्राइस टैग होती है उसे हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि जो वो उसका अंकित मूल्य होता है, जो सामान में टैग्ड प्राइस होता है, वो उसका रियल प्राइस नहीं होता, वो जितने में खरीदता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही उसमें मार्क्ड प्राइस होता है। तो कह रहा है कि एक व्यापारी जो है अपने वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसका उसमें 25% लाभ भी जुड़ जाता है, लेकिन वह अंकित मूल्य पर 16% की ही छूट देता है, तो उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने आपको बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में या तो आपको अंकित मूल्य को मानने हैं या तो लागत मूल्य को। आपको ये खुद से दिमाग लगाने होंगे कि हम अंकित मूल्य को माने या लागत मूल्य को। कह रहा है कि अंकित मूल्य अंकित जो करता है उसमें वो उसका 25% लाभ भी जुड़ जाता है, यानी कि वो जितने में खरीदा होगा उससे 25% ज़्यादा वो अंकित किया होगा। वो खरीदा, हमने माना कि 100 यूनिट में खरीदा, और अगर 25% ज़्यादा अंकित किया यानी कि उसने अंकित कितना किया तो 125 यूनिट। 125 यूनिट वो अंकित किया और 16% की छूट पे बेच दिया। तो अगर 125 यूनिट अंकित करके उसे 16% की छूट पे बेच दिया, यानी बेचा कितने में, तो 125 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 100, 25 125 और ये 4 और ये हमारा कितना हो गया तो 21, यानी कि 105 यूनिट में उसने बेचा होगा। तो आपसे पूछ रहा है उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो 100 में खरीदा, 105 में बेचा, यानी उससे कितने की प्रॉफिट हुई तो 5 यूनिट की हुई। तो परसेंट की बात करें तो 5 डिवाइडेड बाई आपकी 100। आपको पता हो प्रतिशत लाभ या हानि कुछ भी हो हम उसे क्रैमूल पे लेते हैं, तो 5 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो इस तरीके से हमारा आ गया 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लगातार एग्जाम से पूछे जाते हैं, स्टूडेंट्स को गलतियां भी इन्हीं क्वेश्चन में होती है। तो आपको करना क्या है, आपको इस तरीके के क्वेश्चन में खुद दिमाग लगाने कि हम क्रैमूल को माने कि क्रैमूल को माने या अंकित मूल्य को माने। विक्रयमूल्य आपको जल्दी मानने के लिए नहीं देगा, आपको या तो क्रैमूल मानना है या तो विक्रयमूल्य। आपने जो आपको दिमाग में आए, आपको जो सुटेबल लगे उसे आप मान लो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। हमारा आ गया 5% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका कल क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी तो हम ये नहीं कर सकते एग्जैक्ट है, बट किसी स्टूडेंट्स ने हमें भेजा था और ये कल का आपका क्वेश्चन था। कह रहा था 2 + 2 टू द पावर -2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर -2 इक्वल टू व्हाट। हो सकता है कि यहाँ पे भी आपके 2 के स्क्वायर हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 2 + 2 टू द पावर -2, यानी 1 माइनस जब भी लगाए तो यानी कि नीचे चला जाएगा, तो 1/2 टू द पावर 2 हो जाएगा, यानी 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 टू द पावर -2 1/4। अब आप इसे सॉल्व कर लो, 6 + 1/4 प्लस 1/4 किया तो 1/2 हो गया। तो ये हमारा आ गया 13/2। आपका यही आंसर हो जाएगा 13/2। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आपका सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 850 रुपये तथा 4 वर्ष में 925 रुपये हो जाती है, तो धनराशि क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके पता नहीं पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे, बट आगे पूछे जा सकते हैं जिस बेसिस पे आपके क्वेश्चंस का स्किल बढ़ रहा है या घट रहा है जो भी, तो उस बेसिस पे अगर बात करें तो आपके कभी कभी ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने में स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि ना रेट है ना धनराशि, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। तो हम इसे काफ़ी इजली वे में बना सकते हैं। वो कैसे करें, 3 वर्ष में 850 और 4 वर्ष में 925। आपको पता होगा कि साधारण ब्याज की अगर बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, तो ये हर
ईयर हमारा इंटरेस्ट सेम ही रहता है। तो 3 वर्ष में 850 और 4 वर्ष में 925, यानी कि इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, 1 ईयर की इंटरेस्ट की बात करें तो 1 ईयर का हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 925 माइनस 850 रुपये, तो 1 साल का इंटरेस्ट आपका हो गया 75 रुपये। तो अगर 1 साल का इंटरेस्ट 75 रुपये, तो आप यहाँ से 3 ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। आप 3 या 4 का निकालो, जिसका आपको ये आपको इसे हम बोल सकते हैं अमाउंट दिया हुआ, 3 साल के अमाउंट 850, 4 साल का 925। तो आप या तो 3 साल का इंटरेस्ट देख लो या तो 4 साल का। तो हमने 3 ईयर्स का इंटरेस्ट देखा, तो 3 ईयर्स का इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, तो 75 इंटू 3 यानी कि 5 या 15 7 का 225 रुपये। 3 साल का हमारा इंटरेस्ट हो गया 225 और अमाउंट है 850, तो धनराशि क्या हो जाएगी, तो प्रिंसिपल इक्वल टू 850 माइनस 225 रुपये। तो इस तरीके से ये हमारा कितना आ जाएगा, तो इसे टोटली सॉल्व किया तो 625, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न होते हैं कि इसमें हम रेट नहीं दिया, तो हमने आपको क्या बताया कि आपको रेट की टेंशन लेनी ही नहीं थी। आपको इंटरेस्ट पता है कि हमारा 1 साल में 75 रुपये बढ़ रहा है, तो 3 साल में 225। आप इसे 4 साल से भी निकाल सकते थे। 4 साल का इंटरेस्ट करते 925 गुना 4, उसके बाद आप इसे 925 गुना 4 माइनस आपका जो 925 माइनस आपका जो 1 ईयर का इंटरेस्ट है 75, 4 ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 75 गुना 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 75 गुना 4 यानी 300। तो आप कर लो 925 माइनस 300, तो ये भी आपका 625 ही आएगा। आपको जिससे मन 4 ईयर से मन तो आप 4 ईयर से निकाल सकते हैं, 3 ईयर से मन किया तो 3 ईयर से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। कह रहा है एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो कह रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में क्या होगी। ये आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको बात कर रहा है एक रेलगाड़ी की जिसकी लंबाई आपको दे रखा है 200 मीटर। इस तरीके से आपका एक रेलगाड़ी हो गई, उसकी लंबाई है आपको 200 मीटर, चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। एक प्लेटफॉर्म को वो 30 सेकंड में पार कर जाती है। यहाँ से हम माने कि एक प्लेटफॉर्म है उसे वो 30 सेकंड में पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे हम आपको हर क्वेश्चन में टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में लॉजिक के लिए हम आपको क्या बताते हैं कि आप यहाँ पे देखो तो प्लेटफॉर्म माना हमारा ए बी एक प्लेटफॉर्म है, तो इसे क्रॉस कर रही है इस तरीके से। तो ये अपने इनिशियल पोजीशन से, यानी कि इनिशियल पोजीशन यहाँ से शुरू कर रही है, बट जाएगी तो आपके फाइनल पोजीशन तक, तो ये यहाँ तक जाएगी। यानी कि जितना डिस्टेंस हमारा प्लेटफॉर्म का हुआ प्लस जितना ट्रेन का हुआ उतने उसे टोटल डिस्टेंस लगी। तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया कितना, तो 200 ट्रेन का प्लस प्लेटफॉर्म का x, और डिस्टेंस इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब आपको देखना है कहीं पे किलोमीटर पर आवर, कहीं पे सेकेंड है, कहीं पे मीटर है, तो आपको सबसे पहले स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो गया 6 × 18, 10 × 60, तो ये हमारा हो गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि स्पीड है 50/3 इंटू टाइम हो गया 30, इक्वल टू है आपका 200 प्लस x, ये आपका हो गया 10। तो आपका x इक्वल टू क्या आ गया 500 माइनस 200 यानी कि 300 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो गई, तो 300 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इसे अगर लॉजिकल वे में हम देखें तो अगर कोई भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या पुल को क्रॉस करती है तो उसके डिस्टेंस में हमें रेलगाड़ी की लंबाई भी देखनी होती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को ऐड करते हैं हम। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। एक आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है। आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी कल पूछे गए थे कि ए किसी काम को 16 दिन में करता है, ए और बी मिलकर आपके 8 दिन में कर लेते हो, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस थे, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमने आपको बताया टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में जो दिया है सबसे पहले उसे लिख लो। तो ए और बी मिलकर 8 दिन में करते हैं, ए अकेला 16 दिन में। अब आपको इसका एलसीएम ले लेना है, तो 16, उसके बाद एलिगेट करने हैं। एलिगेट में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। तो 16 डिवाइडेड बाई 82 एंड 16 डिवाइडेड बाई 16 हो गया 1। तो आपसे पूछ रहा है बी कितना दिन में काम को करेगा, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि बी एक दिन में कितना काम करता है। तो सबसे पहले हम एलिगेट करके 2 and 1 16 लाए, ये क्या हो गया। तो 16 को हमने माना कि हमें टोटल वर्क करने थे 16 यूनिट, एंड 2 and 1 ये इफिशियंसी हो गया कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 2 यूनिट वर्क करते हैं और ए अकेला 1 यूनिट करता है। तो आप यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि बी अकेला एक दिन में कितना करेगा। तो बी का हमारा इफिशियंसी क्या होगा, तो जितना काम दोनों मिलकर एक दिन में किया माइनस जितना काम ए अकेला एक दिन में किया, यानी 1 यूनिट। तो कितना दिन में बी अकेला इस काम को करेगा, तो 16/1 यानी कि 16 डेज में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चंस आपके
एक हम एवरेज की क्वेश्चन देख लेते हैं कि 20 स्टूडेंट्स है जिनका एवरेज मार्क्स 20 स्टूडेंट्स का आपको एवरेज मार्क्स दे रखा था कितना, तो 12। फिर आपके 12 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो 11 है। एंड 7 स्टूडेंट्स के आपके एवरेज मार्क्स, 7 स्टूडेंट्स की एवरेज मार्क्स आपकी कितनी हो गई, तो 10। तो हमसे पूछ रहा है कि एक जो हमारा स्टूडेंट्स बच गया आखिर में, उसका हमारा मार्क कितना होगा। तो हमने आपको बताया एवरेज के क्वेश्चंस में भी जो दिया गया उसे लिख लो। 20 स्टूडेंट्स का एवरेज है 12 स्टूडेंट्स का 11 एंड 7 स्टूडेंट्स का 10। आपसे पूछ रहा है 1 स्टूडेंट्स इक्वल टू व्हाट। तो आपके जो सबसे ज़्यादा दिए गए उन्हें अलग टेबल में रखो और इन्हें अलग में। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा दिए गए, कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जो सबसे ज़्यादा दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स या कुछ के भी एवरेज दिए गए उसे अलग लिख लो, तो एवरेज हो गया 12। उसके बाद आप देखो कि 12 स्टूडेंट्स का एवरेज आपको दिया 11, तो ये इससे कम है, कितना कम है, तो 1 कम है, तो आपको ऐड कर लेना है। कम रहे तो ऐड करना है, ज़्यादा रहे तो माइनस कर लेना है, तो +1 × 12। फिर से आपका कम है तो प्लस, कितना कम है तो 2 कम है, तो +2 × 7 डिवाइडेड बाई आपको कितने का चाहिए, तो 1 के लिए 1 स्टूडेंट्स का आपको चाहिए। तो अब आप इसे कर लो 12 + 12 + 14। अब हमने इसे ऐड किया तो 4 2 6 2 8 38। हमारा 1 स्टूडेंट का मार्क कितना हो गया, तो 38। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं, एक आपका हम देख लेते हैं किस चीज़ का, तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। कर समान आधार और ऊंचाई आपके एक बेलन थे और एक बेलन और एक शंकु के बारे में दे रखा है। बेलन एंड शंकु, बेलन होते कैसे हैं, तो बेलन की मैं आपको बात करूँ तो बेलन आप इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से जाते हैं, यहाँ से एक सर्किल होता है इस तरीके से, एंड यहाँ से आपके एक सर्कल होंगे इस तरीके से। तो आपकी बात कर रहा है एक बेलन और एक आपकी बात कर रहा है किस चीज़ की, तो शंकु की। शंकु आपके किस तरीके के होते हैं, तो इस तरीके के आपके शंकु आते हैं। इसे मैं अच्छी तरीके से बना देती हूँ। शंकु की अगर बात किया जाए तो शंकु आपके किस तरीके के होंगे, एक ट्रायंगल में आपका इस तरीके से बेस्ड होता है। यहाँ से हमारा यहाँ गया एंड यहाँ से यहाँ, और यहाँ से ये हमारा हाइट जाएगा। तो आपको बात कर रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल, एक हमारे पास क्यूब है और एक शंकु है, सॉरी एक आपके पास सिलेंडर है, एक शंकु है। दोनों के आपके बोल रखा है कि आधार और ऊंचाई सेम है, यानी कि हाइट भी सेम है दोनों के, h है। एंड रेडियस की अगर बात किया जाए तो आपके रेडियस भी सेम है। ये आपकी हो गई रेडियस, ये आपका हो गया रेडियस, ये भी सेम है। और बोल रखा है कि दोनों के हमें आयतन का अनुपात निकालना है। तो आपको सबसे पहले बात करनी है दोनों के आयतन की। दोनों का आयतन क्या होगा, तो आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो सिलेंडर की आपकी वॉल्यूम कितनी होती है, तो πr²h। एंड हमारे कोण यानी कि शंकु की वॉल्यूम होती है 1/3 πr²h। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो आपका कितना हो जाएगा, r² से r²h, पाई से पाई, तो हमारा रेशियो आ गया 3:1। तो इस तरीके से आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल के बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।